हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस कोर्स का लाभ उठाते हुए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत ट्रांस हिमालय को पूरा कर लिया था। ठीक है, ट्रांस हिमालय को पूरा कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बृहद और लघु हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमालय का विभाजन 4 श्रेणियों में किया गया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए ताकि चीजें एक क्रम में चल सकें और लगातार मेरे साथ ही अपनी तैयारी को करते रहिए ताकि आप पीछे ना हो जाएं। तो बिना कोई देर करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाद बाकी आपको मैं बार बार बताता हूं कि आप intellecto.in के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए और उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाद बाकी स्टार्ट करते हैं। तो बृहद हिमालय, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बृहद हिमालय को महान या फिर आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि बृहद हिमालय की जगह वो महान या फिर आंतरिक हिमालय लिख दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय बृहद हिमालय का ही एक अन्य नाम है। तो स्टार्ट करें कि जो बृहद हिमालय है वो ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपको दिख रहा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो 3 श्रेणियां थी ये कहाँ आ रही थी? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। उसके बाद जास्कर श्रेणी के खत्म होने के बाद एक जोन है जिसे कि सचर जोन कहा जाता है और उसी के बाद से फिर बृहद हिमालय श्रेणी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। ठीक है, अब इसके नाम को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया, लेकिन इसके अन्य और भी नाम हैं जैसे कि हिमाद्री, सर्वोच्च, आंतरिक और ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो क्या क्या इसके नाम है बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने भी लिखे हुए हैं, आप इनको देखिए। क्या क्या बृहद हिमालय के अन्य नाम है? हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय और ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय। तो इन 4 अन्य नामों से इस बृहद हिमालय को भी जाना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इस बृहद हिमालय के विस्तार की बात करते हैं। तो बृहद हिमालय यहाँ पर ये जो नंगा पर्वत है जो कि मैंने बताया था कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, तो ये बृहद हिमालय यहाँ नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर इस तरीके से पूरा अरुणाचल प्रदेश में नामचा परवा पर्वत तक फैला हुआ है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा परवा पर्वत तक फैला हुआ है। क्या? बृहद हिमालय। और ये जो बृहद हिमालय है इसी पर दुनिया की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हो गई, मसालू, ठीक है, मकालू, कंचनजंगा, ये सारी चोटियां इस बृहद हिमालय पर ही पाई जाती हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस हिमालय की श्रेणी पर पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए बृहद हिमालय। ठीक है, बाद बाकी बृहद हिमालय के विस्तार की बात हम लोगों ने करी ली। कहाँ से? यहाँ नंगा पर्वत से नामचा परवा पर्वत तक फैला हुआ है और यह सचर जोन के द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। ठीक है, एक एक चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए और मुझे सुनते चलिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपने पेपर में बहुत ही बेहतरीन करके आएंगे और यहाँ जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं आप अगर उनको अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, यहाँ जो चीजें लिखी हैं देख लेते हैं, बाद बाकी अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं या फिर नोट्स बहुत लोगों ने ऑर्डर भी कर लिए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर फिर से दे देता हूँ जो लोग नए हो,
कि आप जो ये पीछे नोट्स लगे हैं इनको अपने घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स आपके घर पे 5 से 6 दिन में पहुंच जाएंगे। नोट्स ऑर्डर कैसे करना है? 8630246905, 8630246905। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके कंप्लीट पैकेज जो RO का है उसमें सब कुछ है, ठीक है, 100% पूरा सॉल्यूशन उसमें है जो कि आपकी परीक्षा को बहुत ही आसानी से पार करवा देगा, ठीक है। तो ये नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके कंप्लीट RO का पैकेज आप ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे बृहद हिमालय की, और क्या बात हम लोगों ने की थी कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो बृहद हिमालय पर स्थित हैं। अब उनमें से पहली कौन सी है? पहली है एवरेस्ट। आपको भी पता है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ पर स्थित है? बृहद हिमालय पर स्थित है। और इसकी अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर, ठीक है। तो एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगर हम लोग एवरेस्ट की बात करें तो इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एवरेस्ट पर्वत श्रेणी जो है उसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, और चोमोलुंगमा का अर्थ तिब्बती भाषा में होता है पर्वतों की रानी। अगर एवरेस्ट की मैप में हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है, नेपाल और तिब्बत वाली क्षेत्र में। तो तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और नेपाल में से स्थानीय लोग सगर माथा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सगर माथा, जिसका की अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। यानी कि दो इसके स्थानीय नाम हो गए। वैसे तो सभी लोग इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। एवरेस्ट एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर इस पर्वत श्रेणी का नाम पड़ा है, पहली चीज। दूसरा, इसको तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा, यानी कि पर्वतों की रानी। और इसको नेपाल में कहा जाता है सगर माथा, यानी कि स्वर्ग का शीर्ष। तो ये दो नाम आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तिब्बती भाषा में एवरेस्ट को क्या कहते हैं, या फिर नेपाली भाषा में या फिर नेपाल की स्थानीय लोग एवरेस्ट को किस नाम से पुकारते हैं या फिर जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको लोकेशन बता ही दी, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर, ये जो नेपाल में मोस्टली स्थित है, और तिब्बत में भी इसका पार्ट पड़ता है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो जापान की जुंको ताबेई थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो जापान की जुंको ताबेई थी। ऐसे बहुत से छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपको देखने में एकदम ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत बार RO का जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पूछे गए हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो हम आकार, अवस्थिति, ठीक है, इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो हम लोग एक बहुत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को लेके चलेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो आकार हो, अवस्थिति हो, विस्तार हो, उन सारी चीज़ों के साथ साथ ऐसी चीज़ों को भी देखेंगे जो थोड़ा सा जीके टाइप की होती हैं, ठीक है। एक तो जीएस होती है और एक होती है जीके। तो ये जीके वाली चीज़ें हैं कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जापान की जुंको ताबेई नाम, और आपको देश भी याद रखना है कि वो कहाँ की थी। उसके बाद अब अगर भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता है वो देखिए इसको बहुत अच्छी तरीके से। और वो कब चढ़ी थी? 1984 में। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, ठीक है।
तो वो है संतोष यादव, ये भी भारत की हैं और ये भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला है। ठीक है, पहली तो ये हो गई बछेंद्री पाल और दूसरी कौन हो गई, संतोष यादव, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर को 2 बार विजय प्राप्त किया, यानी कि 2 बार उस पर चढ़ाई की है। तो ये कुछ जीके वाले फैक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बृहद हिमालय पर जो सबसे ऊंची चोटी थी एवरेस्ट, वो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी थी, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा की अगर हम लोग बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है और ये है कंचनजंगा। ठीक है, ये देखो, ये नेपाल हो गया और ये हो गया क्या, भूटान, और ये जो बीच वाला पार्ट पड़ता है ये है सिक्किम, और यहाँ पर ये जो टॉप दिख रहा है आपको, यहीं पर कंचनजंगा स्थित है। ठीक है, तो किस राज्य में है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, सिक्किम में। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। ठीक है, ऊंचाई भी याद रख लीजिए, बहुत बार जो शीर्ष चोटियां होती हैं उनकी ऊंचाई एज इट इज पूछ ली जाती है, तो आपको वो एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, जैसे एवरेस्ट के बारे में, यहाँ पर कंचनजंगा के बारे में। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो गई K2, ठीक है, जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है, और वो कहाँ पर है, वो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं दिखता है तो बहुत बार कंचनजंगा दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिर कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है ताकि आप एक भी प्रश्न गलत ना करें। तो अगर K2 के बाद देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी फिर कंचनजंगा ही हो जाती है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और यह सिक्किम में स्थित है। बाद बाकी यह कहाँ पर है, बृहद हिमालय पर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बृहद हिमालय को। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी विश्व की, और भारत की दूसरी। ठीक है, उसके बाद देख लो, एवरेस्ट की हम लोगों ने बात करी ली, लेकिन नेपाल में कुछ और पर्वत चोटियां हैं जो कि बृहद हिमालय पर पाई जाती हैं, जैसे कि मकालू, ठीक है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये देखो यहाँ पर है अन्नपूर्णा, ये हो गई, ठीक है, धौलागिरी ये हो गई, और मकालू ये हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक चोटी और पाई जाती है जिसे मसालू बोलते हैं, इसका नाम भी आप याद रख लो। ठीक है, तो मकालू, मसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये 4 चोटियां बृहद हिमालय पर नेपाल में पाई जाती हैं। फिर से मैं नाम रिपीट कर देता हूं, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ठीक है, धौलागिरी और मकालू, बाद बाकी एक और है मसालू। उसके बाद नंगा पर्वत कहाँ पर है, ये कश्मीर में है। कहाँ पर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। नंगा पर्वत हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो बृहद हिमालय है वो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, तो यही जो नंगा पर्वत है वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जो कि बृहद हिमालय की एक चोटी है। उसके बाद नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में, इसकी बात हम लोगों ने कर ही ली। उसके बाद बृहद हिमालय पर कुछ महत्वपूर्ण चोटियां उत्तराखंड में भी हैं, और इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनके आपके सामने आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, शायद सबको पता भी होगा, केदारनाथ सबको पता है उत्तराखंड में, नंदा देवी सबको पता है उत्तराखंड में है। उसके बाद बंदरपुछ, ठीक है, बंदरपुछ जो चोटी है वो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद कोमेत, ये भी उत्तराखंड में है। तो जो उत्तराखंड वाला ये पार्ट है, देखो ये कोमेत है, ये नंदा देवी है। ठीक है, यहीं पर बाद बाकी तो और इसमें शायद दिखाई नहीं गई हैं। तो आप यहाँ से देखिए, केदारनाथ उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, बंदरपूछ उत्तराखंड में और कोमेत, ये 4 इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो कि बृहद हिमालय पर उत्तराखंड में स्थित हैं। उसके बाद देखो आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखो क्या है कि अभी ये हम लोगों ने चोटियां पढ़ ली,
और इनकी अवस्थिति को जान लिया। बहुत बार क्या होता है कि अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा या फिर थोड़ा सा और इसको मतलब टफ बनाएगा तो क्या करता है आयोग कि इन चोटियों को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए कह देता है, तब लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य चोटियों की तो क्रम कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अभी मैंने आपको लोकेशन सबकी दिखा दी तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नंगा पर्वत है, सबको पता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद देखो मसालू, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया नेपाल में है। फिर क्या है, फिर एवरेस्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो मसालू कुछ यहाँ पर है, ठीक है, फिर एवरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, इन्हीं दो चोटियों में कन्फ्यूजन आपको होगा, बाद बाकी नंगा पर्वत तो इतनी दूर रहा, फिर मसालू, फिर एवरेस्ट हो गया, फिर यहाँ पर मकालू है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंचनजंगा सबको पता है सिक्किम में है, तो नेपाल के पूर्व में ही पड़ता है। उसके बाद देखो नामचा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन महत्वपूर्ण चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया। ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ पर हो गया, कश्मीर में, मसालू नेपाल में, फिर उसके पूर्व में एवरेस्ट, फिर उसके पूर्व में मकालू। कंचनजंगा कहाँ पर हो गया, सिक्किम में, और ये हो गया नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखो ये जो बृहद हिमालय है इस पर कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, और अगर महत्वपूर्ण ग्लेशियर की बात करें तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बृहद हिमालय पर। तो मिलाम, ठीक है, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ से गंगा निकली है, यहाँ से यमुना निकली है। ठीक है, तो ये गंगोत्री और यमुनोत्री तो आपको पता ही होंगे, इनका नाम भी आपने सुन रखा होगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो ये मिलाम, एक ये और नाम है, इसको याद करिए, मिलाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तीनों ग्लेशियर कहाँ पर स्थित हैं, उत्तराखंड में। और अगर आपसे बात की जाए कि हिमालय की किस श्रेणी पर, तो बृहद हिमालय पर। ठीक है, तो ये तीन ग्लेशियर बृहद हिमालय पर उत्तराखंड में स्थित हैं, मिलाम, गंगोत्री और यमुनोत्री। आगे हम लोग देखें तो अब हम लोगों ने बृहद हिमालय को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, और उसके बाद जो श्रेणी आती है वो है लघु हिमालय। तो ये हो गई थी अपनी कौन सी, बृहद हिमालय। फिर इसके दक्षिण में जो चोटी इसके समानांतर चल रही है ये है क्या, लघु हिमालय, जिसे कि मध्य हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य हिमालय। तो एक चीज आपको यही याद रखनी है कि जो लघु हिमालय है उसे ही मध्य हिमालय कहा जाता है। बाद बाकी लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी और हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, महाभारत श्रेणी या फिर हिमाचल श्रेणी। ठीक है, क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश में भी आता है, और महाभारत श्रेणी इसकी कहाँ पर है, नेपाल में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लघु हिमालय को मध्य हिमालय तो कहते ही हैं, साथ ही इसको महाभारत श्रेणी या फिर हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। बाद बाकी लघु हिमालय पर हम लोग पर्वत श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो है पीर पंजाल। कौन सी है, पीर पंजाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर ये पीर पंजाल स्थित है। तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति को ही देख लें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाद बाकी आपको ये याद रखना है कि ये जो पीर पंजाल है ये लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है तो ये है पीर पंजाल। और पीर पंजाल किस राज्य में स्थित है, तो वो है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद देखो अगली जो महत्वपूर्ण है वो है धौलाधर श्रेणी। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर ये जो रहा धौलाधर श्रेणी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी स्थित है और इसी को हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार क्या होता है कि जो विभिन्न पर्यटन स्थल है वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है
कि इसी धौलाधर श्रेणी पर शिमला स्थित है। शिमला तो आप सभी लोग गए भी होंगे, बहुत लोग, और इसके बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट स्थिति की हम लोग बात करें तो यह धौलाधर श्रेणी में स्थित है। बात बाकी अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है, लघु हिमालय पर। उसके बाद देखो मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि मसूरी उत्तराखंड में है, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया था महाभारत श्रेणी नेपाल में है। तो इस तरीके से ये लघु हिमालय पर स्थित पर्वत श्रेणियां हैं। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल प्रदेश, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड और महाभारत श्रेणी नेपाल। बाद बाकी देखो यहाँ पर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, लघु हिमालय पर स्थित श्रेणियां पश्चिम से पूर्व। तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद धौलाधर, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा पीर पंजाल, फिर आ जाएगा यहाँ पे धौलाधर, फिर यहाँ पर आ जाएगा मसूरी, और फिर नेपाल में आ जाएगा महाभारत। तो ये इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम हो गया। तो आप चीज़ों को थोड़ा सा क्रम में लगा के भी याद कर लें, ताकि क्वेश्चन अगर टफ हो तो आप प्रॉब्लम में ना फंसे वहाँ पर। उसके बाद देखो एक चीज़ बताऊं कि जो लघु हिमालय है वहाँ पर क्या है कि कुछ शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इन श्रेणियों पर सर्दियों के समय, ठीक है, ज़्यादातर समय देखा जाए 5-6 महीने तो दबा के बर्फ़ गिरती है यहाँ पर। और फिर क्या होता है कि जब वो बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर बहुत मखमली घास उगाती है। आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोज़ में। तो वो जो घास के मैदान होते हैं उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मर्ग। तो जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उसको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, और इन्हें वहाँ पर स्थानीय रूप से सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, मर्ग। और अगर और वहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा पूछेगा तो सोनमर्ग और गुलमर्ग इन शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम हैं। उसके बाद ये शीतोष्ण घास के मैदान जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर कि इनको स्थानीय रूप से बुग्याल या फिर पयाल कहा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग, ठीक है, और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल, ये नाम थे वहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदानों के। बाद बाकी शीतोष्ण घास के मैदान उगते कैसे हैं ये भी मैंने बता दिया। बर्फ जमी रहती है और जब वो बर्फ एक समय के बाद पिघलती है तो वहाँ पर इन मखमली घास के मैदान का जमाव या फिर क्या बोलें उग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसी लघु हिमालय पर नाग टिब्बा एक पर्वत श्रेणी है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। कौन सी, नाग टिब्बा। इसके संदर्भ में भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, और इसे ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड का जो लघु हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो लघु हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड वाला जो इस लघु हिमालय का जो क्षेत्र है उसकी अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है नाग टिब्बा। उसके बाद देखो बृहद और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे ये मान के चलो बृहद हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया, तो इनके बीच में कुछ घाटियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब वो कौन कौन सी घाटी हैं और उनकी अवस्थिति क्या है, इसके संदर्भ में भी बहुत से प्रश्न आपके बनते हैं। तो सबसे पहले क्या कौन सी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर घाटी। अब देखो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, नाम से तो ये इसकी अवस्थिति पता चली गई। बाद बाकी आपको याद रखना है कि इस कश्मीर घाटी में जो हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना होती है उसे कहते हैं करेवा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। हिमोड़ निक्षेप का मतलब हो गया कि जो बर्फ जमी हुई होती है उससे निर्मित जो संरचना होती है उसी को कश्मीर घाटी में करेवा कहते हैं। और ये जो करेवा है या फिर ये जो कश्मीर घाटी है ये केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बाद बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि कश्मीर का केसर बहुत फेमस है, तो वो इसी कश्मीर घाटी में उगाया जाता है। बाद बाकी इस कश्मीर घाटी के जो हिमोड़ निक्षेप से निर्मित संरचना होती है उसे
करेबा कहते हैं। ठीक है, 2 फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में, काठमांडू घाटी ये कहाँ पर है, ये है नेपाल में, और चुम्बी घाटी ये कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कश्मीर घाटी तो जम्मू कश्मीर में हो ही गई, और यहाँ पर जो हिमोड़ निक्षेप के द्वारा निर्मित संरचना है उसे करेबा बोलते हैं। और ये जो कश्मीर घाटी है यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, काठमांडू सबको पता है नेपाल में है तो नेपाल में। उसके बाद चुम्बी घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में। उसके बाद देखो क्या हुआ है कि जो बृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है वो पूर्व में जाते जाते एक दूसरे से सट गया है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम की तरफ देखें तो इनके बीच में गैप पाया जाता है, लेकिन पूर्व में जाते जाते ये दोनों श्रेणियां आपस में सट गई हैं, और इसीलिए पूर्व में इन श्रेणियों के मध्य किसी भी घाटी का निर्माण नहीं हुआ है। तभी आप देखेंगे कि सिक्किम तक ही आपको घाटियां देखने को मिलती हैं, बाद बाकी पूर्वोत्तर की तरफ अगर हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखें तो वहाँ पर ये श्रेणियां सट गई हैं, और इसीलिए इनके मध्य किसी भी घाटी का निर्माण नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल होते हैं, उनकी अवस्थिति को भी पूछ लिया जाता है कि ये किस श्रेणी के मध्य स्थित हैं। तो अब देखो जो लघु हिमालय है, ठीक है, ये लघु हिमालय था, ये बृहद था, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा शिवालिक ऐसे करके। ठीक है, तो जो लघु हिमालय ये हो गया और ये हो गया शिवालिक, तो इनके बीच में कौन कौन से स्थल हैं, यहाँ पर मैंने उस चीज़ को दिखाया है। तो लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य देखो कौन कौन स्थित हैं, वो हैं शिमला, मसूरी, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग। ठीक है, शिमला कहाँ पर हो गया, हिमाचल प्रदेश में, मसूरी, चकराता और रानीखेत ये कहाँ पर हो गया, ये हो गया उत्तराखंड में, और दार्जिलिंग कहाँ पर हो गया, ये हो गया पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल थे जो कि लघु और शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित हैं। तो ये हम लोगों का हो गया लघु हिमालय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा आज, और बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम लोग जो इसकी अंतिम श्रेणी है कौन सी, शिवालिक, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बाद बाकी जो भी हिमालय से रिलेटेड और भी चीज़ें होंगी जैसे दर्रे होते हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी इसके ऊपर लगभग 2 क्लासेस और आएंगी। तो लगातार साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखा करिए, और नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं आपको तो नोट्स यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।